Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Zadu. Today we are watching questions and answers in history, the third chapter, ruling the countryside. Listen carefully and pay attention. तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स का ये सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। पहला जो है मैच द फॉलोइंग, तो हमें मैच करना है। रेयत किसे कहते हैं? रेयत पीजेंट यानी रेयत यानी मजदूर। महल, महल किससे मैच होता है? विलेज। नीच, नीच एक खेती करने की पद्धति है, उसे कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, इससे मैच किया जा सकता है। और रियोती, रियोती यानी कल्टीवेशन ऑन रेयट्स लैंड यानी रेयत की खुद की कल्टीवेशन करने के लिए दी गई हुई ज़मीन। तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वॉच हियर, क्या है? ए देखेंगे पहले। ग्रोस ऑफ वुड इन यूरोप सॉ डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। तो वुड को कंपटीशन करने वाली एक दूसरी क्रॉप्स आ गई थी, उसको क्या कहा है? इंडिगो। तो रिक्त जगह पर हम क्या लिखेंगे? इंडिगो। तो बी हम देखेंगे, द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ डैश डैश। तो 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो गई। क्यों 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 हो गई? तो एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्लांट, तो एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, इसके कारण उसकी क्या हो गई? इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो गई। क्या रिक्त जगह पर क्या आएगा? तो एक्सपेंशन कॉटन प्रोडक्शन आएगा, एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। तो तीसरा हम देखेंगे, द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो हम डी देखेंगे, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, चंपारण मूवमेंट जो थी वो किसके अगेंस्ट थी? तो वो जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट थी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंडिगो प्लांटर्स। तो हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो जो ब्रॉड क्वेश्चन है वो थोड़े हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। तो मेन फीचर्स क्या है किसके? परमानेंट सेटलमेंट के। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ आपको बताऊँगा, लिसन केयरफुली और पे अटेंशन। तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो कॉर्नवालिस ने यहाँ पर लागू की भारत में 1793 में। तो उन्होंने क्या किया? तो एक फिक्स रिवेन्यू सरकार के यहाँ भरना चाहिए, यानी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनके यहाँ पे करना चाहिए, ऐसा नियम लागू किया। और वो फिक्स रिवेन्यू कौन जमा करेगा? तो गांव का जो मुखिया होगा यानी ज़मींदार, उसे क्या कहते? तालुकदार। और उनको ही फिर ज़मींदार नाम दिया गया। तो वो क्या करेंगे? वो सब रेवेन्यू सरकार के यहाँ भरेंगे और वो फिक्स होगा। यदि वो नहीं भरा गया तो उनकी जो ज़मींदारी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा एक नियम सरकार ने लागू किया था और वो परमानेंट था, यानी वो जो रेवेन्यू था वो परमानेंट भरना ही था। तो ये कैसी पद्धति हुई? यानी ये एक भयानक पद्धति थी। वो रैयत को यानी रैयत को ट्रबलसम लगने लगी थी। तो ये थी कौन सी? परमानेंट सेटलमेंट पद्धति। और हम अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वाज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। तो महालवारी जो पद्धति थी हॉल्ट मैकेंजी ने लाई थी, उसने डिवाइस कर दिया था इस पद्धति को।
22 को उस पर कुछ नए इफेक्ट्स दिखाई देने लगे। तो क्या महलवारी पद्धति में क्या डिफरेंस था और परमानेंट सेटलमेंट के बतौर? तो महलवारी पद्धति यानी क्या था? महल यानी विलेज, तो विलेज से सब कुछ रेवेन्यू एकत्र किया जाता था और वो कहाँ पर दिया जाता था? तो सरकार के यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जमा किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश का शासन चलाती थी। और ये जो रेवेन्यू था वो पीरियोडिक था, यानी परमानेंट नहीं था। और इससे ज़मींदार जो होगा यानी उनके वो जितना एकत्र कर सकते थे उतना वो वहाँ पर देते थे, यानी सरकार के पास वो देते थे, मगर उन पर कोई ही सख्ती नहीं की जाती थी। यानी ये अच्छी पद्धति थी परमानेंट सेटल के पद्धति से। और महलवारी पद्धत जो कि फिर आगे जाकर बंद हो गई, तो हमने डिफरेंस देखा दोनों में। तो आगे का जो 5वां क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मोनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। तो 2 प्रॉब्लम आए मोनरो सिस्टम के। कौन से? तो मोनरो सिस्टम में उन्होंने फिक्स रेवेन्यू भरने के लिए ये किया था, लोगों को सख्ती की थी फिक्स रेवेन्यू भरने के लिए। मगर उस वक्त तो फिक्स रेवेन्यू भरने के लिए लोगों के पास उतना यानी इनकम नहीं था, तो वो उनकी जो लैंड्स थी वो डेजर्टेड बन गई। यानी पैसा न होने के कारण सब कुछ रेवेन्यू में ही चला जाता था ना, उसके लिए उनकी लैंड में कुछ इन्वेस्ट करना हो तो उनसे वो नहीं हो रहा था। तो ये 2 रीज़न थे, उतना वो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे और ज़मीन जो थी उनकी विदाउट कल्टीवेशन के कारण बंजर हो चुकी थी, उसमें कुछ इनकम नहीं मिल रहा था उनको। तो उन्होंने उसकी मोनरो जो पद्धति थी उसके कारण उनका नुकसान हो रहा था। तो ये हमने 2 पॉइंट यहाँ पर देखे। अब वाई वेयर रेट्स reluctant टू ग्रो इंडिगो। तो रैयत ने यानी लोगों ने इंडिगो पैदा करने पर नाराज़ी क्यों व्यक्त की? क्योंकि यदि इंडिगो वह पैदा करते थे तो उसको कम भाव मिलता था, ब्रिटिश उसका कम पे यानी थोड़ी रकम देते थे, थोड़ी रकम देकर उसको खरीद लेते थे और उससे उनको अच्छा सा इनकम नहीं मिलता था पीजेंट्स को। तो उन्होंने क्या किया, रैयत ने उसकी ओर उसकी पैदावार की ओर उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित नहीं किया और उससे लक्ष्य हटा दिया। और इसी के कारण वो उस क्रॉप्स की ओर आकर्षित नहीं हुए और उन्होंने वो इंडिगो की खेती करना बंद कर दिया। तो ये हुआ। अब 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो बंगाल में इवेंचुअल प्रोडक्शन इंडिगो का कैसे कोलैप्स हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। मेरा जो बंगाल का लेक्चर है, इसमें आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से मिलेगा और वो आप करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। मैं प्रशांत जाधव मेरा ये सेशन कंप्लीट करता हूँ। नमस्कार।